ये आपसे जानना था कि अमूमन मैं बाज़ार में जाता हूँ, कुछ चीज़ ख़रीदता हूँ, ख़रीद के आते हैं तो पता चलता है जी, या तो ये इसकी क्वालिटी नाक़िस है, या ये पता चलता है कि उन्होंने मुझे महंगे दामों दिए। ऐसा किसी भी शख्स के साथ कोई ऐसा हो कि वो कोई चीज़ ख़रीद के लाया है, थोड़ी सी कीमती हो। मिसाल के तौर पे मैंने एक फ्रिज ख़रीदी, तो ख़रीद के लाया है, वो उसकी क्वालिटी से या उसकी प्राइस से मुतमिन नहीं है। उसे महसूस हुआ कि यार दुकानदार ने मुझे ओवर चार्ज किया, उसने ज़्यादा कीमत लगाई है। तो क्या कोई लीगल रेमेडी है उसके पास कि वो कहीं जाए? जब कोई शख्स इस दुनिया से जाता है, वो साहिब जायदाद हो, तो आम आदमी को, मेरे जैसे लेमैन को पता नहीं है कि जो विरासत है, जो उन्होंने तरका छोड़ा है मरहूम ने, उनकी औलाद में या उनके जो बाकी लवाहिकीन हैं उनमें कैसे तकसीम होगा। इस बारे में आप कुछ आगाह कर सकते हैं? जी, इस पे इब्रार भाई सूरत ये है कि इस पे भी वो आगाही वाला ही मामला जी है कि हमारे लोगों में, आम जो लोग हैं, उनको कानून से इतनी आगाही नहीं है, प्रोसीजर से इतनी आगाही नहीं है। मैं बता रहा था कि विरासत के मामलात में, जी ठीक है, वारसान में वही बंदा शामिल होगा, जी, ठीक है, फौत होने वाले के जिसका नादरा में बकायदा अंदराज होगा, अंदराज होगा। अच्छा सर, FRC में कोई भी एक शख्स है, फौत हो गया, उसकी औलाद है, 3 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, और उसकी विरासत में कौन कौन हकदार होगा? ठीक है, जो फौत होने वाला है, अगर फौत होने वाले के वालिदैन जिंदा है, वालिदैन तो विरासत में सबसे पहले उनको हिस्सा ट्रांसफर होना है। उसके बाद उसकी बेवा, बेवा के बाद फिर उसके बेटे, और उसके बाद उसकी जो बेटियां हैं, इनके दरमियान उसकी विरासत जो है वो तकसीम हो। लेकिन ये जो विरासत का मामला है, कानून जो इस पे कहता है कि ये रुक नहीं सकता जी, किसी भी लिहाज से। इसने इवन के कोई कर्ज भी है जी, तो वारसान को वो मुंतकिल होने से नहीं रोक सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुखनवर के तमाम अहबाब को मेरा सलाम अर्ज़। इस नशिस्त पे आप इससे पहले इर्तिशाम साहिल साहब के साथ अब प्रोग्राम्स हुए। आज बवजह मसरूफ़ियत वो दस्तयाब नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप उनकी कमी महसूस नहीं करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे बहुत से प्रोग्राम्स हुए जिनको आपने बड़ी इज़्ज़त बख्शी, आपने देखा, अच्छा महसूस किया, उसके लिए बेहद शुक्रगुज़ार हैं। आज हम एक बड़े ही अहम मौजू पे प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं, कानून फहमी। ऐसा कानून नहीं जो कि बहुत जिससे आपको ज़िंदगी में वास्ता नहीं पड़ता। हम इस नशिस्त में ऐसे कवानीन को डिस्कस करेंगे जिन कवानीन से हर शख्स को कोई कभी ना कभी वास्ता ज़रूर पड़ता है। उसके बारे में उसे फ़हम होना चाहिए, उसे इल्म होना चाहिए कि इस ऐसी सिचुएशन अगर मैं जाऊं तो मुझे क्या करना है। हम कोशिश करेंगे कि आसान अल्फाज में, आम फहम ज़बान में आपको ऐसे कवानीन से रोशनास करवा सके जिन कवानीन से आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या ज़िंदगी में मुख्तलिफ मौक़े पे वास्ता पड़ता है। इसके लिए जिस मेहमान शख्सियत को हमने यहाँ पे मदऊ किया है, उनका तारुफ ये है कि एक इंतहाई काबिल वकील, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुकाड़ा और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, एक इंतहाई मुदब्बिर शख्सियत, कानून फहमी की, उनकी कानून फहमी का तो मैं कायल हूँ ही, वो उनका प्रोफेशन है, वो उनका पेशा है। इससे हट के समाजियात के बारे में वो बहुत कुछ जानते हैं, समाजियात का भी गहरा मुताला है उनका। उम्मीद है कि आज की ये नशिस्त आपके लिए यादगार साबित होगी। एक इंतहाई मुदब्बिर, इंतहाई मुखलिस, दयानतदार और इंतहाई काबिल शख्सियत। आप हाई कोर्ट के वकील हैं, वकालत करते हैं, सियासी कारकुन हैं, ILF डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, ज़िलाई सदर हैं,
इंसाफ लायर्स फोरम के, इस हिसाब से हम उन्हें सियासी कारकुन भी कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल एक प्रोफेशनल लायर हैं, पेशेवर वकील हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, जनाब जावेद अहमद गौरी साहब। जी गौरी साहब कैसे हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो इब्रार भाई, मैं जो सुखनवर की पूरी जो टीम है उनकी तरफ से मुझे इस प्रोग्राम में शमूलियत की जो दावत दी गई है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें। जी सर आजकल फ्लड आया हुआ है, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, अभी टीवी पे न्यूज़ सुन रहे थे, इस पे जो अभी न्यूज़ पे जो न्यूज़ चैनल्स पे खबरें आ रही हैं और मोबाइल पे जिस तरह की फुटेजेस मौसूल हो रही हैं, तो जो सैलाब के हवाले से जो खबरें हैं वो इतनी अच्छी नहीं हैं। और हम दुआगो हैं कि जो जहाँ जहाँ पे ये सूरत हाल लोगों को दरपेश है वो वहाँ पे महफूज रहें। और गवर्नमेंट जो हमारी है उससे हमारी रिक्वेस्ट होगी कि वहाँ पे पहुँच के उन लोगों की जितनी जल्दी और जिस हद तक मदद हो सके वो उसकी करें। बहुत शुक्रिया। जी जी। अच्छा सर, इससे पहले कि हम कानून फहमी की तरफ आएँ, कुछ अपने बारे में बताइए। क्या इस शोबे में आप इत्फाकन आ गए या ये कोई आपका एम था या क्या? जी, वकालत में जब मैंने ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया है तो वकालत जो है एम नहीं था जी। या सोच नहीं थी। मेरे वाले साहब बेसिकली वो एक पुलिस अफसर हैं, तो उनसे टेलीफोनिकली बात हुई। उनको मैंने जब रिजल्ट के बारे में बताया कि ग्रेजुएशन में जो है वो मेरी पास हो गई है, तो उन्होंने मुझे आगे से जो है वो कहा कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। तो मेरा जवाब था कि वो पुलिस में कोई जॉब नौकरी अब मेरे लिए वो करें। तो आगे से उनका जवाब ये था कि ये आप नौकरी तो सारी ज़िंदगी करनी है, काम तो सारी ज़िंदगी करना है, आप आगे मज़ीद थोड़ी स्टडी और करो। मैंने पूछा कि आप आगे क्या करना है, तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं LLB करूं। तो उस हवाले से फिर जो है वो मैंने दोस्तों से भी मशावरत की और खुशकिस्मती से कह लें या कि मेरे तकरीबन जितने क्लास फेलोज थे मेरे साथ जिन्होंने ग्रेजुएशन मुकम्मल की, तो वो उनमें से 90% दोस्त जो हैं वो LLB वकालत में आना चाहते थे, LLB करना चाहते थे। तो इस तरह से वो एक मेरे वाले साहब की ख्वाहिश जी, उस वक़्त उसको सामने रख के मैंने वो LLB में दाखिला लिया। लेकिन जब LLB हो गया, वकालत के शोबे में आ गए, तो अब मैं देख रहा हूँ कि उनका मशवरा या उनकी ख्वाहिश जो थी वो मेरे लिए बड़ी जो है वो कह लें सूटेबल मुफीद साबित हुई। जी जी, मुफीद साबित हुई कि जहाँ पे, क्योंकि उनकी अगर मैंने मेरे वाले साहब की जो तबीयत थी कि वो मतहती इस कदर पसंद नहीं करते थे कि बंदा किसी के मतहत रह के काम करे, और वो क्योंकि खुद एक सर्वेंट थे, बतौर मतहत काम कर रहे थे पुलिस में, तो उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा जो है वो किसी के मोहताज ना हो, बिल्कुल इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट जो काम करे। और आज जब मैं इस फील्ड में हूँ तो आज फील हो रहा है कि वकालत से अच्छा शोबा जो है ना वो कोई नहीं, क्योंकि वकील का कोई बॉस नहीं है। ठीक है, तो इस हवाले से वो वाले साहब की ख्वाहिश तो पूरी हुई, लेकिन मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए आगे जो मामलात हैं वो बहुत बेहतर हैं। यानी आप इस प्रोफेशन से बिल्कुल मुतमईन हैं? बिल्कुल जी। ये आपसे जानना था कि अमूमन मैं बाज़ार में जाता हूँ, कुछ चीज़ खरीदता हूँ, खरीद के आते हैं तो पता चलता है जी या तो ये इसकी क्वालिटी नाकिस है या ये पता चलता है कि उन्होंने मुझे महंगे दामों दिए। ऐसा किसी भी शख्स के साथ कोई ऐसा हो कि वो कोई चीज़ खरीद के लाया है, थोड़ी सी कीमती हो, मिसाल के तौर पे मैंने एक फ्रिज खरीदी, तो ख़रीद के लाया है, वो उसकी क्वालिटी से या उसकी प्राइस से मुतमिन नहीं है, उसे महसूस हुआ कि यार दुकानदार ने मुझे ओवर चार्ज किया, उसने ज़्यादा कीमत लगाई है, तो क्या कोई लीगल रेमेडी है उसके पास कि वो कहीं जाए? जी, इस पे इब्रार भाई
बिल्कुल लीगल रेमेडी मौजूद है। जी। सबसे पहले तो हमें जो चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए या जिस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, सबसे पहले कोई भी चीज़ परचेज करते हैं बाजार से जी, उसकी रसीद जो है वो लाजमी लें, इनवाइस। जी इनवाइस, और आपके पास उसका सबूत प्रूफ हो परचेजिंग का, जी, कि मैंने फलां से खरीदी है, फलां दुकान से खरीदी है, फलां डेट को खरीदी है और इतने में खरीदी और इतनी कीमत में खरीदी है। जी। तो अगर आपको किसी किस्म का वो उस प्रोडक्ट में जी, ठीक है कोई नुक्स नजर आता है, कोई कीमत के हवाले से कोई मामला आ जाता है, तो उसकी रेमेडी बिल्कुल मौजूद है। कंज्यूमर कोर्ट्स हमारी मौजूद हैं, जी, वहाँ पे आप जो है जाके उस दुकान के खिलाफ कंपनी है जी, या वो दुकानदार है, दुकान है, ठीक है, उनके खिलाफ बकायदा जाके वहाँ पे एप्लीकेशन दें और वहाँ पे आप उसको अपनी जो चीज़ है, जी, ठीक है, अगर वो उस पर नुक्स है, जी, ठीक है, तो उसकी रिप्लेसमेंट या जी। जो भी वहाँ पे मुनासिब होगा, या अगर उसने ओवर चार्ज किया जी। उस हवाले से भी वहाँ पे आपको जो है वो रेमेडी मिल सकती है, रेमेडी अवेलेबल है, आपकी दाद रसी हो सकती है। और ये जल्द हो जाती है या इसमें हाँ, टाइम ज्यादा लगता है? इस पे जो कंज्यूमर कोर्ट की प्रोसीडिंग है ये समरी ट्रायल होता है, जी, ठीक है, इस पे ये मामला जल्दी हो जाते हैं। जी, बदकिस्मती से ये है कि हमारे यहाँ ये एक रिवाज नहीं है जी, या लोगों को आगाही नहीं है। जी, वो पहले तो रसीद नहीं लेते, जी, रसीद अगर ले भी ली है तो इन लोगों को, इस तरह के जो लोग हैं जो नाकस अशिया फरोख्त करते हैं, ओवर चार्ज करते हैं, इनको कोर्ट्स में नहीं ले जाते, जी, ठीक है। अब आस्ता आस्ता लोगों का रुझान या इस तरफ आ रहा है, कोई भी अगर इस तरह का मामला है तो उनको जो है वो कोर्ट तक लेके जाते हैं। असल में लोगों को आगाही नहीं है, उनको ये पता ही नहीं है कि मैं कोई कानूनी चाराजोई कर सकता हूँ या नहीं। अब उम्मीद करता हूँ कि जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो ये समझ भी रहे होंगे कि अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है, वो उसकी क्वालिटी नाकिस है या उसने आपको कीमत ज़्यादा लगाई, ओवर चार्ज किया है, तो आप बिला झिझक अदालत जाइए, आपको इंशाल्लाह ज़रूर इंसाफ मिलेगा। अच्छा सर, एक चीज़ और है, ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में, मैंने आपने सब ने एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। जब कोई शख्स इस दुनिया से जाता है, वो साहिब जायदाद हो, तो आम आदमी को, मेरे जैसे लेमैन को पता नहीं है कि जो विरासत है जो उन्होंने तरका छोड़ा है मरहूम ने, उनकी औलाद में या उनके जो बाकी लवाहिकीन हैं उनमें कैसे तकसीम होगा, इस बारे में आप कुछ आगाह कर सकते हैं? जी, इस पे इब्रार भाई सूरत ये है कि इस पे भी वो आगाही वाला ही मामला जी है कि हमारे लोगों में, आम जो लोग हैं, उनको कानून से इतनी आगाही नहीं है, प्रोसीजर से इतनी आगाही नहीं है। तो इससे सबसे पहले जब जो साहिब सरवत जो बंदा होता है, जिसकी मलकियत में, ठीक है, कुछ चीज़ होती है, जब उसका इंतकाल होता है तो उसकी जो मलकियत होती है वो उसके वारसान में तकसीम होनी है, जी, ठीक है। तो वो पहले, सबसे पहले तो इस पे देखना है कि जब भी कोई बंदा फौत होता है तो उसका विरासत का प्रोसीजर, वो उसको करने के लिए सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट लीगल होती है उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाना। जी, हमारे यहाँ, मेरे पास भी काफी सारे लोग आते हैं कि उनके भाई को, वालिद को, इस तरह किसी भी जो बंदा फौत हुआ होता है उसको 2 साल 3 साल इवन 10-10 साल हो चुके होते हैं, तो उनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना होता। अच्छा, ठीक है। तो जब तक उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनता, उनका जो विरासत का प्रोसेस है वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो, ये सुनने वाले हमारे जो हैं प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो जैसे ही ये मामला फैमिली में होता है वफात का, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट का जो है ना अंदराज फौरन वो करवाना चाहिए, लाजमी करवाना चाहिए। तो ये कहाँ पे करवाया जा सकता है? ये मुतलका यूनियन काउंसिल में होता है जी जी। नाजरीन, आप बेशक जब भी किसी का कोई प्यारा कोई फौत होता है तो उस वक्त वो सदमे की कैफियत में होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये दुनियादारी है, ये दुनिया के मामला तो चलने हैं। अब ये जैसा कि आपने सुना, ये कॉमन मिस्टेक है, मेरे भी इल्म में आ जाया कि जब भी कोई शख्स इस दुनिया से
रुखसत होता है तो उसका एक प्रोसीजर है कि मुतलका यूनियन काउंसिल में जाकर उसका अंदराज करवाएं ताकि उसका डेथ सर्टिफिकेट बन सके। पहला मरले में जब आप डेथ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो हमारे माहिर कानून जनाब जावेद गौरी साहब की नज़र में आप बहुत सारी कानूनी पेचीदगियों से बच जाएंगे, इसको याद रखिएगा। जी जनाब। उसके बाद सेकंड ये होता है कि हमारे यहाँ जैसे ही फैमिली में वो बच्चे की पैदाइश है जी, तो पैदाइश बच्चे की हो गई, उसका जो है अंदराज जी वो फौरन करवाना चाहिए। ठीक है, वो पहले तो उस इनिशियल स्टेज पे यूनियन काउंसिल में उसका अंदराज होता है जी, उसके बाद उसका बे फॉर्म बनता है जी। ठीक है, और ये जिंदगी के जितने भी मामलात आगे एक बंदा या एक बच्चा जो दुनिया में आ रहा है तो उसको जो भी उसने आगे जिंदगी गुजारनी है जी, ठीक है, उसकी शनाख्त, उसका जो है बर्थ सर्टिफिकेट जी, उसका नाम का अंदराज जी, और उसके बाद नादरा में उसका बे फॉर्म जो बनता है वो बे फॉर्म बन जाएगा। बे फॉर्म बनने के बाद जैसे पहले मैं बता रहा था कि विरासत के मामलात में जी, ठीक है, वारसान में वही बंदा शामिल होगा जी, ठीक है, फौत होने वाले के जिसका नादरा में बकायदा अंदराज होगा। जी देखिए, ये एक बड़ी अहम बात है, इसमें भी अमूमन लोग गलती करते हैं कि आपके यहाँ किसी बच्चे की विलादत हुई है तो आप अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल के उसका अंदराज ज़रूर करवाएं। जब भी कोई अगर किसी का अंदराज नहीं होगा तो वो वारसान की लिस्ट में नहीं आ पाएगा। नादरा में अंदराज इंतहाई ज़रूरी है। उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे। जी सर। इसके बाद अगला प्रोसीजर है कि जो फैमिली जी, पूरी फैमिली जो फौत होने वाले के पीछे जो वारसान है जी, उसका बकायदा एक FRC बनता है जी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसको कहते हैं जी, तो वो वहाँ पे नादरा से वो इशू होगा। वो उसी वक्त होगा जब आपके एक तो डेथ सर्टिफिकेट आपके पास होगा जी, सेकंडली आपके जो बच्चे हैं या बड़े हैं उनका जो है वो बेफॉर्म बना होगा, जो नाबालिग पूरी फैमिली का अंदराज वहाँ और जो बालिग हैं उनका शनाख्ती कार्ड बना होगा। तो उस बेस पे उस डाटे पे फिर एक फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा इशू करता है। ठीक हो गया, वो लेना है। ये इससे पहले जो मामलात विरासत के होते थे तो उस पे क्योंकि ये नादरा इतना अफेक्टिव या इस हद तक वो मामलात उसके पास नहीं थे तो वो हल्का पटवारी एक शजरा बनाता था जी, शजरे की बेस पे वो सारा कुछ बनता था। अब मॉडर्न दौर में क्योंकि ये सारा मामला लिंक कर दिया गया है नादरा के साथ और कंप्यूटराइज्ड हो गया, कंप्यूटराइज वहाँ पे जो है वो FRC बनता है जी। तो वो FRC जो है वो बनवाना इंतहाई जरूरी है किसी भी विरासत के प्रोसीजर के लिए। और अगर किसी बच्चे का अंदराज नहीं हुआ होगा तो वो उस FRC में नहीं आएगा, बिल्कुल। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि जब कोई बच्चा पैदा हुआ आप उसका फौरी अंदराज करवाएं। अच्छा सर, FRC में कोई भी एक शख्स है, फौत हो गया, उसकी औलाद है, 3 बेटे हैं 3 बेटियां हैं, और उसकी विरासत में कौन कौन हकदार होगा? ठीक है, जो फौत होने वाला है अगर फौत होने वाले के वालिदैन जिंदा है तो विरासत में सबसे पहले उनको हिस्सा ट्रांसफर होना है। उसके बाद उसकी बेवा के बाद फिर उसके बेटे और उसके बाद उसकी जो बेटियां हैं उनके दरमियान उसकी विरासत जो है वो तकसीम हो। ठीक हो गया। अच्छा, तो सर अगर कोई ऐसा शख्स है जिसकी औलाद नहीं है, वो इस दुनिया से रुखसत हो गया, तो उसके कौन कौन से रिश्तेदार जो हैं वो विरासत के हकदार? अब फौत होने वाला जो शख्स है अगर तो उसके वालिदैन जिंदा हैं जी, उसकी शादी नहीं हुई जी, या शादी हुई थी औलाद नहीं है जी, ठीक है, ऐसे शख्स के वालिदैन जिंदा हैं तो उसके वालिदैन को वो प्रॉपर्टी सबसे पहले जाएगी। तमाम की तमाम? नहीं, सारी नहीं जाएगी जी। वालिदैन को जाने के बाद जो उसके भाई हैं जी, जी, फौत होने वाले के भाई जी, उनको ट्रांसफर होनी है उसकी प्रॉपर्टी, और किसी तरह उसकी बहनों को। ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता भाइयों में से कोई बंदा फौत हो गया है तो उसकी औलाद को जाएगी। इसी तरह बहनें हैं, बहनों की जो आगे अगर कोई फौत हो गई है तो उसकी औलाद में वो भी हकदार, वो भी हकदार। अच्छा सर, अब ये विरासत क्लेम करने का तरीका क्या है कि कैसे, कहाँ पे, किस इब्तदाई इनिशियली हमने कहाँ जाना? ये हमने FRC लिया,
तो उसके बाद किसी शख्स को कहाँ जाना पड़ेगा? उस पे इब्रार भाई, जो बंदा फौत हो गया है जी, उसकी जो मलकियत है जी, वो उसकी दो अक़साम है होती हैं जी। एक तो उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, ठीक हो गया। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि मनकूला और गैर मनकूला। जी जी, ठीक है, वो जायदाद जिसमें मकान वगैरह कह लें, दुकान है, घर जिस तरह हमारा यानी कि है, जो कहीं मुंतकिल नहीं हो सकती वो मनकूला है जी, जो एक जगह पे स्टिल खड़ी है, जैसे घर है या जमीन है। तो जो मूव हो सकती है, मुंतकिल हो सकती है, मतलब कार है, मोटरसाइकिल है, हाँ, या कैश है, हाँ, वो गैर मनकूला कहलाता है। हाँ। दूसरी जो इस पे, हाँ, जैसे आपने जो है वो बताया कि दूसरी प्रॉपर्टी जो है उसको इमूवेबल कहेंगे, उस पे कार भी हो सकती है, मोटरसाइकिल हो सकती है, और किसी का बैंक बैलेंस हो सकता है। जी, ठीक है, ये दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इन दोनों के लिए जो प्रोसीजर है, ठीक है, वो अलग अलग है, वो अलग है। ठीक है। जो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है जी, उसको विरासत, आगे का प्रोसीजर, उसका तरीकाकार ये है कि वो पहले तो आपका एफआरसी बनेगा, जी, और जो वारसान है फौत होने वाले के, जी, उनकी तरफ से कोई एक वारिस भी, ठीक है, वो एप्लीकेशन की शक्ल में जी, या वहां पे एक एफिडेविट लेते हैं वो, जी, ठीक है, उस पे शजरा बना के सारे वारसान के नाम लिख के, जी, ठीक है, उसके साथ अपना एफआरसी लगाएं। जी, लगाने के बाद जो है वो आप मुतलका तहसीलदार को जी, एप्लीकेशन देंगे, जी, उस पे वो प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा आपका, तो उसकी वेरिफिकेशन, जी, ठीक है, उस पे वो अखबार इश्तिहार करते हैं, जी, ताकि इन ये जो वारसान हमारे सामने आए हैं, इनके अलावा किसी कहीं पे कोई वारिस तो नहीं है, जी, उसके लिए वो अखबार इश्तिहार वगैरह का ठीक है। जो है वो प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। अगर कोई दीगर वारिस आ जाए या अपने आप को क्लेम करे कि मैं वारिस हूँ, मेरा इस विरासत, फौत होने वाले शख्स की विरासत में हिस्सा है, जी, तो फिर उसको ऐड किया जा सकता है वहां जी, पे। तो वो जो है तहसीलदार साहब उसको मुतलका हल्का पटवारी, ठीक है, वो सारा वहां पे तस्दीक करके वो प्रोसीजर सारे का सारा फिर आगे महकमाना होता है, महकमाना प्रोसीजर होगा। जी, होने के बाद उसकी बकायदा फिर इंतकाल वरासत का वो दर्ज करके जो मुतलका हल्का पटवारी है वो तहसीलदार साहब के पास आएंगे, तो वो उसको वो पास कर देगा। जैसे वो इंतकाल पास होगा वरासत का, जी, तो इंतकाल पास होने के बाद वो खाना मलकियत में सारे वारसान के नाम जी, और उनका जितना जितना हिस्सा है वो खाना मलकियत में आ जाएंगे, यानी महकमा माल के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड में आ जाएंगे। वो कोई भी बंदा अपनी मलकियत जो है, अपनी विरासत जो है, उसकी फर्द जारी करवा सकता है, उसका रिकॉर्ड चेक कर सकता है, वो वहां पे आ जाएगा। यानी कि आपके कहने के मुताबिक एफआरसी लेने के बाद पूरी फैमिली को कहीं नहीं जाना विरासत के लिए, एक शख्स भी जाके एप्लीकेशन दे देगा तो ये प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। जितना आपने बताया कि तहसीलदार साहब पटवारी को भेजेंगे, और वो मेरे ख्याल में ये 15-20 दिन, महीने का प्रोसेस होगा सारा। हाँ, इससे भी जल्दी हो जाता है, इससे भी जल्दी हो जाता है। और इस पे जो वरासती इंतकाल है, वरासत के मामला है, इस पे जो फीस है वो भी बहुत कम हुकूमत ने रखी हुई है जी, इसकी निस्बत। जो रजिस्ट्री वगैरह है, बाकी मामला हैं, वहाँ पे फीसेस ज्यादा हैं जी, और जो वरासत के मामला आते हैं इस पे जो फीस है वो बड़ी माइनर सी है, ठीक है, वो वहाँ पे होती है। उसके बाद जो मलकियत जो है वो शिफ्ट हो जाती है वारसान में। बहुत अच्छी उम्मीद है नाजरीन कि आप इस बात को समझ रहे होंगे और आप इस मामले में कानून फहमी आपको हो रही होगी। अच्छा सर, हमारे सिस्टम का तो आपको पता है यहाँ पे, सॉरी, एक दूसरा जो है वो किस्म जो है वो रह गई थी, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। जी, जी, ठीक है, उसके असूल के लिए फौत होने वाले बंदे की कार है, जी, ठीक है, मोटरसाइकिल है, जी, या बैंक में उसकी पैसे हैं, जी, ठीक है, बैंक बैलेंस है, जी, वो वारसान को कैसे वो मुंतकिल होना है, वो कैसे तकसीम हो सकता है या जी मुंतकिल जी। हो सकता है। तो उसके लिए जो है वो आपको पहले तो डायरेक्ट कोर्ट्स में जाके जो है इसका जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है वो मिल जाता था, ठीक है। अब थोड़ा सा तब्दीली हुई है कि ये मामला भी नादरा को उन्होंने हैंड ओवर उसके कर दिया है, नादरा की तरफ शिफ्ट हो गया है कि वहां पे जाके आप सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे जी, तो वहां पे जो तरीकाकार है वो ऐसे होता है कि जो नाबालगान अगर तो
फौत होने वाले के वारसान में नाबालगान हैं जी, तो फिर वो वहां पे डिक्लाइन उसको करके उसको भेज देते हैं कि इस कोर्ट में डिग्री ले आया। ठीक है। अगर सारे के सारे जो वारसान हैं वो बालिग हैं, वो बालिग हैं, शनाख्ती कार्ड उनके बने हुए हैं, तो वहां पे वो सक्सेशन सर्टिफिकेट वो जारी कर देता है नादरा। ठीक है। ठीक है। जब वारसान में नाबालगान आ जाते हैं जी, तो उसके लिए फिर कोर्ट में सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको बाकायदा एप्लीकेशन देनी पड़ती है। वहाँ पे उसके जो वारसान हैं जी, नाबालगान हैं जी। और सारे वारसान की बाकायदा वहाँ पे लिस्ट बना के जी, उस एप्लीकेशन के साथ लगाई जाती है। जो बैंक बैलेंस है या गाड़ी है या मोटरसाइकिल है जी, उसकी जी। तफसील दी जाती है। जी, उससे रिलेटेड जो फौत होने वाले के रिश्तेदारान हैं उनको बतौर गवाह वहाँ पे जो है वो साइट किया जाता है। जी। तो वहाँ पे अदालत भी एक दफ़ा वहाँ पे जो है वो तलबी करती है बाकायदा अवामुन्नास उसको पार्टी बना के, जी, और उसके साथ साथ अखबार इश्तिहार ठीक है। वहाँ पे करवाया जाता है कि ये हमारे पास मामला जो आया है इससे रिलेटेड कोई और बंदा कंसर्न है जी, तो वो अपने आप को वारिस क्लेम करता है जी, जी, तो वो उसमें शामिल हो सकता होता है। ठीक है। उसके बाद प्रॉपर एविडेंस होने के बाद वहाँ पे अदालत जो है वो एक सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करती है। उस पे सब वारसान के हिस्से मुकर्रर कर दिए जाते हैं जी, कि जो बैंक में जो बैलेंस पड़ा है, जी, जो रकम पड़ी है, जी, उसमें जो अगर वालदैन फौत होने वाले के वालदैन हैं तो उनका क्या कितना हिस्सा है, जी, जी, उसका बेवा जो है उसका कितना हिस्सा है, जी। इसी तरह उसके बेटे और बेटियों का। तो वो सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करके आप उसकी कॉपी वहाँ पे मुसद्दका नकल लेके जैसे बैंक में जाएंगे जी, तो वो आपको आपके हिस्से के मुताबिक जो है वो आपकी अमाउंट जो है आपको दे देते हैं, सबको अलग अलग दे दें। अलग अलग दे देते हैं। अच्छा, तो ये सर जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है इसके असूल में अदालत में कितने टाइम पीरियड दरकार इस होता पे मैक्सिमम 1 से 2 माह। अच्छा, इससे ज्यादा तो नहीं लगता? इस पे फिर पार्टी जो होती है पैरवी करने वाले, जी, जी, अगर वो स्लो हों, पैरवी में कोताही हो, या वो कौंसल बाज दफा बिजी हैं, या जज साहब कहीं पे वो छुट्टियों पे हैं, ठीक है, या अदरवाइज कोई मामला वहां पे आ जाए तो, वरना ये इतना लंबा प्रोसीजर नहीं है, ये जल्दी। अच्छा सर, कोई बंदा किसी अपनी गलती की बिना पर किसी ने अपने बच्चे का अंदराज नहीं करवाया या नादरा की किसी गलती की वजह से वो एफआरसी बताया आपने, जी एफआरसी, वो एफआरसी की वारसान की लिस्ट में नहीं आया, तब उस बंदे के उसको क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या लीगल रेमेडी? इस पे जब ये प्रोसीजर हो जाता है जी, तो तमाम जो वारसान हैं जी, उनको अकॉर्डिंगली बामुताबिक शरीयत बामुताबिक कानून जी, जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। जी, ये चीज़ें जो मिस होने वाली हैं जी, ये भी काफ़ी ज़्यादा जो वो हैं ये आ रही हैं जी, अदालतों में भी, और इस तरह की क्लेम जी, उस पे एक तो होता है कि सहवन कुछ बंदा या कोई वारस जो है जी, वो विरासत में वो मिस हो गया। मिस हो गया। तो काफ़ी सारे मामलात में ऐसे होता है कि जानबूझ के किसी को महरूम रखने के लिए, सिकाक मारने के लिए जी जी, उसका नाम जो है उस पे नहीं डाला जाता जी, और उस पे ज़्यादा तादाद जो है वो बेटियों की जी, आती है कि भाई जो हैं वो बाज़ दफ़ा अपनी किसी बहन का नाम जो मिस कर देते हैं जी, या किसी भाई का भी नाम मिस हो जाता है, तो उस पे भी बाकायदा कानून में रेमेडी मौजूद है जी, कि वो इस इंतकाल की बाकायदा अपील जो है वो हाई अप्स पे वो जाके करते हैं। जी। किस और फॉर्म पे? ये ऊपर जो है ADCR, जी, ठीक जी, है, उसके पास उसके बाद आगे पूरी एक चेन है, वहाँ तक जो है वो ये चलती है। कानून में स्टेप वाइज पूरे रेमेडीज मौजूद हैं। ADCR है, उसके बाद एडिशनल कमिश्नर है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, हाई कोर्ट है, वो सारे जो फोरम हैं जी, वो अग्रीव्ड पर्सन के लिए मौजूद है। जी, अब अग्रीव्ड पर्सन ने करना ये होता है कि जो मिस हो गया है जी, उसने वही बात जो मैंने पहले अर्ज की थी कि उसने अपना जो है एविडेंस लानी है जी, कि फौत होने वाला मेरा वालिद था, मैं उसका बेटा हूँ, मेरा ये शनाख्ती कार्ड है या मेरा ये बे फॉर्म है या मेरा ये बर्थ सर्टिफिकेट है, जी, और मुझे
बाप की वरासत में शामिल नहीं किया गया। जी। तो वो अपील में, जी, ठीक है, वो दोनों फरीकैन को सुनने के बाद उसको एड अप किया जा सकता है। यानी कि जिसने अपील की है सबूत उसने खुद फराहम करना। हाँ, उसने वारस होने का सबूत जो है फराहम करना, वो खुद फराहम करना है। अब अगर वो कामयाब हो जाता है वहाँ पे जी, अपना सबूत जो है वो अदालत में साबित करने के लिए, ठीक है, अपना एविडेंस दे देता है ऐसी, तो इस पे और इससे आगे जो चीज़ है कि वरासत के जो मामलात हैं इस पे जो कदगन नहीं है, कानून ने रिलैक्सेशन दी हुई है कि कोई बंदा, वैसे तो जो भी ऑर्डर होता है तहसीलदार का जो इंतकाल पर पास करने का है वो ऑर्डर है, उसके खिलाफ अपील जो है वो रूटीन में 30 डेज होती है जी। लेकिन ये जो वरासत के जो मामलात हैं जी, इस पे जो है कोई ऐसी कदगन कानून नहीं लगाता कि आप लेट भी अपील करें, 1 माह के बाद 2 माह के बाद जैसे उसको पता चलता है जी, जिस फरीक को उसको सुन लिया जाता है जी। सुनने के बाद अगर उसके पास एविडेंस पूरी है तो उसको वरासत में उसका नाम शामिल कर लिया जाता है। शामिल कर लिया जाता है। यानी कि बात फिर वहीं आ गई कि उसके पास अगर उसका प्रॉपर अंदराज है सरकारी कागजात में तो ही वो लीगल रेमेडी हासिल कर पाएगा। अच्छा सर, अब इसमें ना एक चीज़, अब जैसे आपने बताया इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक कोई शख्स है उसका इंतकाल हुआ है, उसके वारसान है 8, उसका कोई मकान है 5 मरले का है, तो अब वो 5 मरले में उसके 8 हिस्से किए जाएंगे, तो वो तो ये ना समझ आने वाली बात है, वो कैसे हिस्से होंगे, उनको कैसे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। अब वरासत का प्रोसीजर जो तहसीलदार साहब के पास जी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो होना है जी वो मुकम्मल हो गया जी, कि फौत होने वाले शख्स के वारसान खाना मलकियत में आ गए जी। ठीक है, जैसे आपने कहा कि एक मकान है जी, ठीक है, 5 मरले का मकान है जी, और उसमें जो वारसान हैं उनकी तादाद जो है वो 8 है या 10 है जी। तो उसका एक तो तरीकाकार ये होता है, बल्कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जी उसके एक तो वरासत हो गई जी, मलकियत के खाने में आ गए, अब उसको हासिल जो करना है जी, अपना हिस्सा जो लेना है जी, उसके लिए उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। नंबर 1 तो अगर कोई मकान या जो जायदाद उसकी जो नेचर ऐसी है कि वो डिवीजन हो सकती है जी, एक मकान में अब 5 मरले के मकान में 10 जो हैं वो दीवारें तो नहीं हो सकती, ठीक है, तो उसके लिए फिर उसकी तकसीम की एक दरख्वास्त जो है वो सिविल कोर्ट में दायर करनी पड़ती है। ठीक है, उसके लिए भी वारसान में से, तमाम वारसान में से एक वारस जाके एप्लीकेशन दे सकता है कि ये तकसीम करके मेरा हिस्सा मुझे दिया जाए, बाकियों को बाकी दिया जाए। सारे इकट्ठे भी जा सकते हैं, अगर सारे नहीं जा रहे उनमें से एक चला जाए तो फिर भी वो जो जायदाद है वो तकसीम, अदालत जो है उसको तकसीम कर देगी। उसका तकसीम का तरीकाकार फिर वही है कि सारे वारसान को बाकायदा वहाँ पे बुलाया जाएगा और अदालत जो है वो पहले जो उसका इंतकाल, वरासत का जो इंतकाल है उसको सामने रखेगी कि प्रॉपर्टी जो है इसकी, ये मकान है, दुकान है या प्लाट है, और उसमें उन सारे वारसान को बाकायदा अदालत में बुलाया जाएगा। बुलाने के बाद फिर अदालत उस पर अखबार इश्तिहार का जो एक प्रोसीजर है वो वहाँ पे उसने अडॉप्ट करना है। करने के बाद वहाँ पे जो दूसरे वारसान हैं, जो दूसरे फरीक हैं, एक तो एप्लीकेंट आ गया, दूसरे फरीक जो आके वो भी, उनसे भी जवाब अदालत लेती है कि आप इस बारे में क्या कहते हैं, इनको इस साथ कैसे दिया जाए। जी जी, तो उस पर उनका जवाब आ जाता है। जवाब के बाद फिर अगला प्रोसीजर होता है अदालत का कि वो देखते हैं कि ये चीज़ जो है इसकी मलकियत पे कोई इशू नहीं है जी, वारसान सारे आ गए हैं, यानी कि वर्सा का कोई डिस्प्यूट नहीं है जी, तो वो देखते हैं कि ये डिवाइडेबल है जी, अगर डिवाइडेबल होगी तो उसको डिवाइड कर देंगे। या मसलन अगर ऐसी कोई प्लाट है उस पे दीवार होके हिस्से अलग अलग हो सकते हैं तो वो अदालत उस तरफ चली जाएगी। अगर वो डिवाइडेबल नहीं है, उसकी तकसीम जो है वो दीवारें करके या हिस्से अलग अलग किसी को नहीं दिए जा सकते, तो उसका अगला प्रोसीजर है कि फिर
अदालत उस पे ऑक्शन पे जाती है, उसकी नीलामी पे जाएगी जी। वो जो जायदाद होगी जी। उस जायदाद को नीलाम किया जाएगा जी। अब नीलामी में भी दो तरीकाकार आते हैं जी। दो ऑप्शन होते हैं जी। पहली जो नीलामी का जो तरीकाकार है या ऑप्शन है कि जज साहब उस पर ऑर्डर करते हैं कि एक उसको इंटरनल ऑप्शन कहते हैं जी। कि वारसान के अंदर जो है वो उसका ऑप्शन हो जाए वो उसको खरीद ले जी, उस पे जो नीलामी जो है उस पे वारसान के अंदर हो जी। वारसान में से कोई बंदा उस जायदाद को खरीदना चाहता है एक या दो जी, ठीक है, तो वो ऑप्शन जो है इंटरनल ऑप्शन उसको कहते हैं। यानी कि पहला हक नीलामी की सूरत में जो वारसान है वर्सा है, अगर वो साहब इस्तात है खरीदने की कुव्वत रखते हैं जी जी, तो पहला हक खरीदने का उनका है। हाँ, इससे पहले एक चीज मिस हो गई कि उस प्रॉपर्टी की बकायदा फिर जज साहब जो हैं वो वैल्यूएशन करवाते हैं जी। वो वहाँ पे एक जो है लोकल कमीशन बेच के उस प्रॉपर्टी की जो कीमत है बाजारी कीमत जो है जी ठीक है उसका तयन करते हैं। तयन करने के बाद फिर उस कीमत के मुताबिक उसकी ऑक्शन में जाते हैं। वारसान को वारसान के आप में से हाँ, ये इसकी इतनी बाजारी कीमत है, कोई बंदा वारसान में से अगर खरीदना चाहता है तो वो पैसे अदालत में जमा करवाएगा जी, और अदालत में वो पैसे जमा हो जाएंगे, उसके नाम वो ट्रांसफर हो जाएगी जी। जो पैसे हैं ऑप्शन के वो बाकी वारसान में वो तकसीम में से जितना हिस्सा जितना हिस्सा है वो उसको जो है वो दे दिया जाएगा। इसका तरीकाकार ये है। और अगर इंटरनल कोई ऑप्शन इंटरनल अगर ऑप्शन उनमें से कोई भी नहीं खरीदना चाहता या खरीद नहीं सकता, हाँ नहीं खरीद सकता, तो फिर वो उसकी जो है वो एक्सटर्नल ऑप्शन उसको कहते हैं जी जी। वो आम पब्लिक में उसकी नीलामी की जाएगी। उस नीलामी का तरीकाकार हाँ उस नीलामी का तरीकाकार ये है कि बकायदा वहाँ पे एक ऑक्शनर जो है वो अपॉइंट करते हैं अदालत ठीक है, उसकी बकायदा एक फीस होती है मुकर्रर करके, फिर वो उसको एक पूरा रोड मैप दिया जाता है, एक प्रोसीजर जो है वो कानून में दिया गया है कि ऑप्शन किस तरह से करनी है कि उस पर जो है वो बकायदा जाके इश्तिहार बाज़ार में लगाता है, उसकी मनादी बकायदा करवाई जाती है, लोगों को बताया जाता है इलाके के कि इस मकान की जो है वो नीलामी होनी है, जो बंदा इस पर इंटरेस्टेड है ख़रीदने में दिलचस्पी रखता है तो बकायदा एक टाइम वक़्त जगह मुकर्रर की जाती है। वहाँ पे जाके अदालत का नुमाइंदा जो है ऑक्शनर जो है वो वहाँ पे जो है वो बोली का जो प्रोसीजर है वो लगाता है, तो जो बंदा वहाँ पे आके ज़्यादा उसकी बोली दे दे जी ठीक है उसको वो ऑप्शन जो है बजरिया ऑप्शन उसको जो है वो अहल करार दे के वो रिपोर्ट बना के वो सारी अदालत में आ जाती है जी। जो ख़रीदार होता है जी बोली देने वाला वो अदालत में पैसे जमा करवाता है, अदालत उसके नाम वो ट्रांसफ़र करवा देती है और जो रकम होती है जो पैसे होते हैं उस प्रॉपर्टी के वो वारसान में तकसीम कर दिए जाते हैं। अच्छा सर, अगर वो प्रॉपर्टी प्लाज जो उस पर मुतवफ़ी ने जो फौत हो गया उसने कोई कर्ज हासिल कर रखा हो तो इस सूरत में क्या होगा? इसमें जो कर्ज है उसकी एक शक्ल तो है कि वो सरकारी इदारे से बैंक से उसने वो कर्ज लिया होगा, दूसरी एक शक्ल होती है कि प्राइवेटली किसी बंदे का कर्ज उसने देना है। इन दोनों में सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। अमूमी तौर पे जो बैंक वगैरह हैं ठीक है उनकी जो है कर्ज जो होता है तो वो वहाँ पे बाकायदा अंदराज हुआ होता है, जो फौत होने वाला है बंदा उसके नाम जो प्रॉपर्टी होती है जो उसकी मलकियत होती है उसका जो खाना मलकियत होता है जो उसकी फ़र्द मलकियत होती है ठीक है उसमें बाकायदा उसका अंदराज जो है वो करवाया होता है उन्होंने ठीक है कि इस प्रॉपर्टी पे इतना जो कर्ज है तो वो इदारे जो हैं जो वो मुतलका बैंक है वो वारसान जाके पहले तो उसके जो कर्ज की रकम जो है वो अदा करते हैं। अदा करने के बाद वहाँ पे एक सर्टिफिकेट जो जारी करता है वो मुतलका इदारा वो ला के फिर जो है वो दिया जाता है मुतलका तहसीलदार को, और ये अमूमन ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। लेकिन ये जो विरासत का मामला है कानून जो इस पे कहता है कि ये रुक नहीं सकता जी किसी भी लिहाज से, इसने इवन के कोई कर्ज भी है जी तो वारसान को वो मुंतकिल होने से नहीं रोक सकती जी ठीक है। आगे जो कानूनी तरीकाकार है ठीक है वो फिर जो इदारा है या जो बैंक है बेसिकली तो होता ही
होना ये चाहिए। जी। फिर वो क्लेम लेके आएगा जी। किसी कोर्ट में जी। कि ये फौत होने वाले के जुम्मे इतना कर्ज था, जी। ठीक है, वो फौत हो गया, उसकी इस प्रॉपर्टी पे जो कर्ज था जी। और ये प्रॉपर्टी इन वारसान को मुंतकिल हो चुकी है। जी। उन वारसान को फरीक बना के वो कोर्ट में उसकी वापसी के लिए जी। बाकायदा वो आना पड़ता है। उस पर अदालत देखती है कर्ज कितना था, कितना उस पर कुछ सूद बनता है, ये जो भी बनता है, और प्रॉपर्टी जिन जिन फरीकैन को गई है उनके ज़ुम्मे कितना कितना वो कर्ज जो है काबिल अदायगी बनता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इदारे जो हैं, ठीक है, वो इससे एडवांस काम करते हैं। वो कोशिश होती है उनकी कि पहले हमारा कर्ज अदा हो जाए, वो वारसान अपनी जेब से एक दफ़ा, ठीक है, वो कर्ज अदा करके और उसका जो सर्टिफिकेट है वो लेके फिर वो मामला आगे वो चलते हैं, वो जाते हैं इसके। तो नाजरीन, आप उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा कि अगर कोई शख्स फौत होता है, उसकी कोई ज़रूरी ज़मीन है, उसने ज़रूरी तरक्याती बैंक या किसी और बैंक से कोई कर्ज हासिल कर रखा है, तो जैसा कि गौरी साहब ने बताया है कि वो विरासती इंतकाल में कभी भी वो कर्ज रुकावट नहीं बन सकता। आपने अगर उसने कर्जा हासिल कर भी रखा है तो आप विरासती इंतकाल करवाने के हकदार हैं। आप जाके ये तहसीलदार साहब को दरख्वास्त दीजिए, जैसा जिसका प्रोसीजर गौरी साहब पहले ही बता चुके हैं। तो वो कर्ज़ की अदायगी वो बाद में पेंडिंग भी हो सकती है, उसमें कोई इस वजह से विरासती इंतकाल नहीं रुकेगा कि उस ज़मीन पे या उस जायदाद पे कोई कर्ज़ वाजिबुल अदा है। जी गौरी साहब, बहुत आज के कानूनी मामलात में उम्मीद है कि बहुत से नाजरीन ने आपकी गुफ्तगू से बहुत कुछ उनको सीखने को मिला होगा और उनकी मालूमात में बहुत इजाफा हुआ होगा। अब ज़रा इससे हट के आप एक सियासी कारकुन भी हैं, एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात PTI में आप लायर्स विंग के ज़िलाई सदर भी हैं। इस बारे में कुछ अगर आपकी इजाज़त हो तो गुफ्तगू कर ली जाए। जी ज़रूर, क्यों नहीं। अच्छा, वैसे जो वकला की सियासत है, इसमें जो 26वीं आईनी तरमीम हुई, उसमें आपकी वकला तंजीमों ने गैर जमहूरी क़ुव्वतों की सहूलतकारी की। क्या आपको वकला तंजीमों के इस किरदार के बारे में क्या कहेंगे आप? इस पे बिल्कुल, वकला एक बड़ा वाइब्रेंट हमारा सोसाइटी का जो है वो इदारा है, ठीक है। आइन की, कानून की जहाँ पे बात होगी तो वकला वहाँ पे खामोश नहीं रहते जी। तो इस पे भी बदकिस्मती से जी। उस तरह से रिएक्शन नहीं दिया वकला ने जिस तरह से देना चाहिए था। और वकला के साथ साथ मैं इस पे जो है वो ज़्यादा ज़िम्मेदार जो है वो हमारी पार्लियामेंटेरियन जो वहाँ पे हमारे कौमी असम्बली थी, सेनेट जहाँ से ये पास हुआ है, जो पब्लिक के नुमाइंदे वहाँ जिन्होंने बैठ के ये किया है, उनको कसूरवार ठहराता हूँ जी कि उनको रेजिस्टेंस करनी चाहिए थी, ठीक है। बेसिकली ये अफेक्टी इन दी एंड वही लोग होंगे। वैसे ओवरऑल तो पूरा मुआशरा है हमारा, इंसाफ का निज़ाम इस 26वीं आईनी तरमीम ने वो उसका जो बेड़ा गर्क किया है, ठीक है, वो अब किसी से वो बात जो है वो ढकी छुपी नहीं है कि किस तरह से इस सारे निज़ाम को, ठीक है, कैप्चर किया गया है हमारे अदालती निज़ाम को। तो वकला को भी इसमें जो है वो ज़्यादा एक्टिवली रेजिस्टेंस करनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से ये नहीं हुआ। बिल्कुल जो जब भी हम वकला तंजीमों के बारे में मेरे जैसा लेमैन सोचता है तो वो वकला को इस नज़र से देखता है कि जैसे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वकला तहरीक चली और एक डिक्टेटर को उससे निमटना मुश्किल हो गया। तो हम तो वही सोचते हैं कि जब भी कोई ऐसी बात होगी जिसमें गैर जमहूरी क़ुव्वतें अदलिया को कमज़ोर करने के लिए या अदलिया को बेअसर करने के लिए कोई एक्ट करेंगी, तो वकला वैसे ही रिएक्ट करेंगे जैसे उन्होंने मुशर्रफ के अगेंस्ट किया। लेकिन बदकिस्मती से इस बार ऐसा नहीं हो सका। इसकी बुनियादी वजह क्या है? इस पे बुनियादी वजह इस पे अपना इब्रार भाई कि वकला जो बार्स में ठीक है आम जो वकील हैं
उनमें तो इंतहाई गमो गुस्सा पाया जाता है जी जी इस हवाले से। जी लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे इलेक्शन का प्रोसीजर है, जी इस पे इलेक्शन के थ्रू हमारे जो नुमाइंदे हैं जी जिनको हम इलेक्ट करते हैं वो पंजाब बार काउंसिल में जाते हैं। जी। वहाँ पे एक बॉडी बनती है बाकायदा, और पंजाब बार काउंसिल से आगे एक बॉडी पाकिस्तान बार काउंसिल की बनती है। तो बेसिकली हमारी आवाज़ जी जो होते हैं हमारे नुमाइंदे होते हैं जी पंजाब बार काउंसिल के और पाकिस्तान बार काउंसिल के। इसी तरह से बार्स के अंदर सदर जो हैं और सेक्रेटरीज, इनको बजरिया इलेक्शन जो है वकला अपने नुमाइंदा बना के जी मुंतखब करते हैं अपनी नुमाइंदगी के लिए। इसी तरह से हाई कोर्ट में, इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में। तो इस पे जो है हुआ ये कि जो ये कुव्वतें हैं जी जिन्होंने ओवरऑल इस सारे मुल्क को, सारे निज़ाम को अपने कंट्रोल में किया हुआ था, जी तो उन्होंने जो हमारे नुमाइंदे थे जी 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 पंजाब बार में, पाकिस्तान बार काउंसिल में, इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे हमारे नुमाइंदे थे, उनको जो है उन्होंने अपने साथ, ठीक है, मैनेज एंगेज कर लिया, मैनेज कर लिया। जी। और उन नुमाइंदगान की तरफ से जिस तरह से रेजिस्टेंस आनी चाहिए थी, जी, जिस जी। तरह से आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी, जिस तरह से उनको इस आईनी तरमीम को अदालतों में चैलेंज करना चाहिए था, उन्होंने या अदालत बदकिस्मती के से- साथ खड़े होना जी चाहिए। ठीक है, बदकिस्मती से जी। उन्होंने वो नहीं किया। जी। वरना इस मामले में तो जब मुशर्रफ के खिलाफ तो एक अकेले इफ्तिखार चौधरी ने अज़्म बगावत बुलंद किया था, इस बार तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया। उन्होंने सच्चाई बयान की सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी, लेकिन वकला वो इस वकला की तरफ से तामुन ना मिलने या सिविल सोसाइटी की, मैं खुद भी अपने आप को ज़िम्मेदार समझता हूँ कि हम उन 6 जजेस के साथ उस तरह खड़े ना हो सके जिस तरह सिविल सोसाइटी को खड़े होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल एक लीगल फ्रेटर्निटी का, मेरे जैसे लेमैन की निस्बत लीगल फ्रेटर्निटी की ज़्यादा जिम्मेदारी थी कि वो उन 6 जजेस के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस के साथ खड़े होते। लेकिन बदकिस्मती से वकला की तरफ से वो रिस्पॉन्स ना आ सका, जिस वजह से ये सारा सिस्टम अदलिया हाईजैक हुई। अदलिया की तरफ से जो रिएक्शन इब्रार भाई आप बता रहे हैं कि 6 जजेस का आप जिक्र कर रहे हैं, इसके अलावा भी बेशुमार मसाले हैं। जी जी ठीक है, सरगोदा के एक सेशन जज साहब ने बाकायदा तहरीरी तौर पे जो है वो चीफ जस्टिस साहब को लिखा। ठीक है, इस तरह की और भी रेजिस्टेंस की मामला काफ़ी ज़्यादा जी जो हैं वो सामने आई हैं। जी लेकिन वो चीज़ें जो हैं वो आगे उस तरह से जो है वो कह लें उसको मज़ाहमत, जी ठीक है, नहीं हुई। जजेस के साथ जो इस तरह के मामला होते हैं, बेसिकली हमारे जजेस या अदालतों की जो पावर है, जी उनकी जो कुव्वत है, वो वकला होते हैं। जी जब वकला अदालतों के साथ, जजेस के साथ खड़े होते हैं, जी। तो फिर वो एक मोमेंटम बनता है, एक प्रेशर बनता है। ठीक है, वो बातें, वो चीज़ें आगे चलती हैं। लेकिन बदकिस्मती से यही हुआ, पहले हमने जो बात की है कि हमारे जो नुमाइंदगान थे वकला के इलेक्टेड पंजाब बार काउंसिल में, पाकिस्तान बार काउंसिल में, और इसी तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो नुमाइंदे हमारे हैं, उन्होंने इन जजेस के लिए उस तरह से आवाज़ नहीं उठाई, जी बल्कि उस पर जो है वो काफ़ी डिबेटेबल चीज़ें हैं कि क्यों नहीं, इस तरह से नहीं उठाई। उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। जी जी तो होना चाहिए था, जी ठीक है, लेकिन नहीं हो सका, नहीं हो सका। चलिए जनाब, अब फिर पंजाब बार कौंसिल के, और ये इंतखाबात आपके होते रहते हैं, हमें तफसीलात का तो नहीं पता, तो आपका जो प्लेटफॉर्म है ILF, क्या वो अब इस वकला सियासत में इतना एक्टिव है कि वो कोई रोल प्ले कर सके कि आइंदा पंजाब बार कौंसिल या पाकिस्तान बार कौंसिल वो ऐसे गैर आइनी, गैर जमहूरी इक़दाम के साथ ना खड़ी हो, बल्कि उसके मुखालिफ खड़ी हो, ताकि नुमाइंदे आपके पहुँच सके? इस सिलसिले में आप क्या जदोजहद कर रहे हैं? इस पे ILF का, जैसे आपने कहा कि मैं ILF डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा का प्रेसिडेंट हूँ, जी जी इसी तरह से हमारी ये जो ILF की तंजीम है ये पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट
और तहसील लेवल पे बाकायदा जो है वो तंजीमी ढांचे की सूरत में मौजूद है और काफ़ी एक्टिव और अफेक्टिव जी दोनों चीज़ें हैं। अब इसकी मिसाल इस तरह से है कि पिछले 3 जो इलेक्शन हैं हाई कोर्ट बार के, जी उस पे जो है वो ILF की तंजीम जो है जिस कैंडिडेट के साथ जाती है वो वहाँ पे विन हो रहा है, वो इलेक्शन जीत रहा है। अब ILF जो है वो प्योरली जो है वो PTI का एक विंग है जी। PTI का विंग होने के साथ साथ क्योंकि हम वकील हैं जी, तो बेसिकली हम जो हैं वो वकील कोई भी होगा जी, वो जहाँ पे आइन की बात होगी, कानून की बात होगी, तो वो उसके साथ ही जाएगा, खड़ा होगा। तो क्योंकि ये सियासी जमात जिसकी सरबराही इमरान खान साहब कर रहे हैं, बेसिकली वो मैं इस तंजीम में इसलिए आया या मैंने ज्वाइन जो है PTI इसलिए की कि इमरान खान जो है वो आइन की बालादस्ती की बात करता है, कानून की अमलदारी की बात करता है, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो वकला के अंदर उनके जीन्स में होती हैं जी। जो हमारा कौमी लेवल का लीडर जो है वो ये नारे, बेसिकली तो ये नारे वकला के थे जी जी, लेकिन बदकिस्मती से जैसे पहले जो बात हुई है कि हमने वो रोल थोड़ा सा अदा नहीं किया या तो बदल लिया, हाँ, वो उस पे उस तरह से हमें जो जिस तरह से आइन कानून पे हमारी आवाज़ बुलंद होती है उस तरह से नहीं हुई। तो इसलिए इमरान खान साहब की जो आवाज़ थी वो वकला से थोड़ी सी ऊपर आके वो सुनी भी जा रही है, ठीक है, उसको जो है रिकग्नाइज किया जा रहा है। तो जो वकला में हमारे जैसे लोग जो हैं जो आइन कानून जमहूरियत के जो हैं पसंद करते हैं, ठीक है, अपने आप को उनके मुहावर समझते हैं, वो जो है वो इमरान खान के साथ जाके जो है वो अटैच हो गए और एज ए जमात का एक विंग जो है वो रूल ऑफ लॉ की, ठीक है, आइन की, जमहूरियत की वो जदोजहद जो है उस पे जो है वो आगे जाके फ्रंट फुट पे, ठीक है, जदोजहद में वो शामिल हो चुके हैं वहाँ। माशाल्लाह सर, सब आखिर में मैं सुखनवर की तरफ से आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका ये इंटरव्यू, ये पॉडकास्ट नाजरीन के लिए बहुत मालूमाती और मुफीद साबित हुआ होगा। आखिर में मैं आवाम के लिए कोई जनरल कोई पैगाम आप देना चाहें तो? जो हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनके लिए पैगाम एज ए एडवोकेट, ठीक है, मेरा यही है कि आपने ये बात जो है ना, ठीक है, इस पे क्लैरिटी ले आएँ बतौर मुआशरा और बतौर सोसाइटी या बतौर मुल्क, ठीक है। हम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकते, आगे नहीं जा सकते जब तक हमारे यहाँ आइन की बालादस्ती नहीं होगी, कानून की अमलदारी नहीं होगी और इंसानियत, जमहूरियत नहीं होगी और इंसानियत जो है वो प्रायोरिटी नहीं होगी जब तक। तो हम खुद से हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमने आइन और कानून पे की आवाज़ बुलंद करनी है, आइन और कानून पे अमल दरामद करना है और आइन और कानून जो है उस पे चलने वालों के साथ खड़ा होना है हमने, और आइन और कानून के को तोड़ने वाले जो होते हैं, ठीक है, उनके हमने इवन के ये बात अब इसको इस तरह से कह लें कि जो आइन और कानून के मुखालिफ हैं, ठीक है, जो उनको तोड़ने वाले हैं, उनके खिलाफ हमने हमारे अंदर नफरत आनी चाहिए, होनी चाहिए। जो भी बंदा, जो भी इस सोसाइटी में, इस पाकिस्तान में, ठीक है, आइन और कानून तोड़ता है, हमारे अंदर उसके खिलाफ नफरत जो है वो उसको नज़र आनी चाहिए, हमें रजिस्ट करना चाहिए। तो यही बात, हम जब तक हमारे अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा, हम कानून पे अमल दरामद नहीं होगा, उस वक्त तक बतौर मुआशरा हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। सर, क्या खूबसूरत बात की आपने। बुनियादी तौर पे इंसान और जानवर में फ़र्क ही यही है कि इंसान किसी आइन और कानून के ताबे रहता है, जबकि जंगल के माशरे में जानवरों के लिए वो कानून नहीं होता। जो ताकतवर है वो कमज़ोर को खा जाता है, मार देता है। तो क्या खूबसूरत आपने बात की है कि हर आपका ये पैगाम उम्मीद है सब तक पहुँचा होगा कि सब नाजरीन
हमेशा आप रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हों, कानून के साथ खड़े हों, आइन के साथ खड़े हों। गौरी साहब के इन अल्फाज के साथ इजाज़त चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी बात।